विद्युते कल्पना जल्लं गम्भीरोदरमूर्तये नमन् समन्ता भद्रया समन्ता त्रिशे। पूज्य भिक्षु संघ आदरणीय डॉक्टर जुर्मेदुस जी, इस संस्था के निदेशक महोदय, अध्यापक वृंद, प्रशासनिक अधिकारीगण और प्रिय छात्रों, मुझे कहा गया है कि आपके साथ हिंदी माध्यम से संप्रेषण करें। मैं जब बनारस में था तो हिंदी उपयोग किया करते थे। अब पिछले कई वर्षों से जब से बनारस से छूटा हूँ तो हिंदी भूल भी गए हैं। वैसा भी मैं अशुद्ध हिंदी बोला करते थे। हिंदी जगत की जो दिग्गज लोग हैं उन लोगों ने मुझे अनुमति दिया है कि हम अशुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आज मैं छात्रों से मिल पाया हूँ, क्योंकि गत 2-3 मरतबा जब मैं आए थे तो संस्था ने मुझे बुलाया था। समय का अभाव कारण हम आ नहीं पाए, क्योंकि मैं मूल रूप से एक अध्यापक रहा हूँ। जीवन की 40 वर्ष अध्यापक के रूप में बीते हैं। 10 वर्ष विद्यालयों की अध्यापक, फिर 3 दशक तक विश्वविद्यालय की अध्यापक के रूप में। इस कारण छात्र लोगों के बीच में अपने को सेज पाता हूँ और आनंद की अनुभूति करता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पिछली बार 2-3 बार आ नहीं पाए, परंतु इस मध्य में संस्था ने काफी विकास किया। अब में आ रहे थे तो नए परिसर की जो सीमाबद्ध हुआ है उसको देख करके अच्छा लगा, और नए परिसर की जो निर्माण का योजना है उसके भी परिचित निदेशक महोदय ने मुझे दिखाया, तो बहुत अच्छा परिकल्पित किया गया है। जब वो संपूर्ण होगा तो वह न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में हिमालय सांस्कृतिक अध्ययन शोध के लिए एक अद्वितीय संस्था के रूप में उभर कर आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। निर्वाणगत सोनाराम जी जब इस संस्था की स्थापना की परिकल्पना कर रहे थे तो अनेक बार विचार विमर्श मेरे साथ भी हुए, और ये प्रस्तावित परिसर में भी मुझे लाए गए थे और सब चीज समझाया कि कैसा भविष्य में विकसित होगा। बाह्य भवन अथवा अन्य सुविधाएं परिसर की शिक्षण के लिए एक आवश्यक वस्तु हैं,
परंतु उसके अभाव में भी शिक्षा और शोध चल सकते हैं, जिसका प्रमाण आप लोगों ने दिया है। जहाँ तक कि शिक्षा की शिक्षण की व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। अब शोध और प्रकाशन की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो एक उच्च संस्था की अपने विशेष पहचान होता है वो शोध के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से हुआ करते हैं। ऐसा मैंने निदेशक महोदय से कहने का अवसर मिला। छात्र लोगों को मूल शिक्षा का जो स्वरूप है वह शोध के स्तर पर ही होता है। शोध तक जो अध्यापन होता है वह एक प्रकार से पर आश्रित शिक्षा होता है। शोध और रचना की जो बात आते हैं वो एक स्वावलंबी शिक्षा होता है। जब तक मनुष्य स्वावलंबी शिक्षा का अंतर प्रवेश नहीं करेंगे वो अपने शिक्षण को संपूर्ण कर नहीं पाते हैं। एक सांस्कृतिक और दर्शन की या आध्यात्मिक की शिक्षा संस्थाएं होते हैं, वह आधुनिक जगत की जो एक प्रचलन है उससे थोड़ा हमेशा संघर्ष करता रहना पड़ता है। मुझे स्मरण है 1970 की दशक में, आज से 50 वर्ष पहले है, जब सारनाथ तिब्बत उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना हो रहे थे, क्योंकि वो सरकारी अनुदान से ही होने वाला था तो इसलिए सरकार के साथ बहुत संवाद होना पड़ते थे। तो सरकार के हर अधिकारी पहला प्रश्न ये पूछते थे कि यहाँ से स्नातक होने के बाद किस प्रकार की नौकरी मिलेंगे। सब लोगों ने ये मान कर बैठा था, उनका भी दोष नहीं है। भारतवर्ष 200 साल से अधिक पराधीन होने के बाद, अपने सारे शिक्षा संस्थाओं का नष्ट होने के बाद स्वाधीन प्राप्त हुए थे, तो इसलिए शिक्षा और एजुकेशन में अंतर नहीं कर पाते थे। जो एजुकेशन के नाम से एक चीज भारतवर्ष में चले हुए हैं, मैकॉले साहब ने बहुत सोच समझ करके 1833-35 में बनाया था, वो बहुत सफल हो गए थे। तो पूरा भारतवर्ष के लोगों के दिमाग में वो छा गया था। तो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद नौकरी करना अनिवार्य है। एजुकेशन आजीविका के लिए ही होता है, मनुष्य गुण बनने के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए होता है। तो इसलिए वो पूछते थे कि किस प्रकार की नौकरी पाएंगे। तो मैं कहता था कि हम नौकरी कराने के लिए शिक्षा संस्थान की स्थापना करना चाहते हैं, मालिक बनाने के लिए करते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होते थे, हंसते थे। केवल सरकार के अधिकारी लोग नहीं, छात्र भी ये सोचते थे कि हम यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर
करने के बाद किस प्रकार की नौकरी मिलेंगे। तो मैं हर वर्ष नए प्रवेश लेने वाले छात्रों को ये कहना पड़ता था कि आपको नौकरी पाने के लिए शिक्षा लेना है तो गलत जगह पर आ गए हैं। भारतवर्ष में उस समय करीब 200 के आसपास विश्वविद्यालय थे, अब तो 1000 के ऊपर हो गए हैं। तो मैं उसमें एक बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता था कि हिंदुस्तान में 200 के लगभग विश्वविद्यालय हैं जो नौकरी उत्पन्न करता है, तो वहाँ जाना चाहिए। यहाँ अगर प्रवेश लेना हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या नौकरी मिलेगा, मैं क्या लोगों की सेवा करूं और मैं कैसा मालिक बनूं, अपने स्वाधीन बनूं, स्वराज के रूप में अपने को जीवन व्यतीत कर सकें, तब तो यहाँ आना चाहिए। हिमालय सांस्कृतिक या हिमालय अध्ययन एक विद्या स्थान की अध्ययन है। रिपेन्ने विद्या स्थान वर्गीकृत किया जाए तो 5 विद्या स्थान होता है। वह अध्ययन मनुष्य को परिपूर्ण करने के लिए, मनुष्य रूप में उपस्थित करने के लिए अध्ययन किया जाता है, ना कि कहीं नौकरी चाकरी करने के लिए या अपना आजीविका ढूंढने के लिए। तो इसलिए यहाँ के छात्र लोगों को भी एक बात ये सोचना चाहिए कि हम नौकरी पाने के लिए यहाँ शिक्षा अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम स्वावलंबी बनने के लिए किसकी पास वेतन भोगी होकर के उनकी आदेश बजाने के बजाय अपने आप को एक मनुष्य के रूप में इस जगत में प्रसिद्ध करने की और जग सेवा करने की सक्षम होना है। ये पहला मानसिकता अपने मन में रखना चाहिए। नहीं तो आजकल सब लोग यही कहेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन सा प्रवेश ले रहे हो, कौन सा शिक्षा ले रहे हो, अच्छा उसके क्या नौकरी मिलेगा, सब जगह मान्यता है कि या नहीं, इत्यादि। तो उसमें फंसे रहेंगे। तो हिमालय सांस्कृतिक के अध्ययन और शोध समय के रूप में कर नहीं पाओगे। ये मुझे ऐसा ख्याल आया, मैंने कह दिया। जहाँ तक आज के परिचर्चा के विषय के प्रश्न हैं, आप लोगों ने मुझे तिब्बती भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, तीनों में लिखा है कि आज क्या बोलना है। तिब्बती भाषा में बोला है, पल नालेंद्र चुजु ची थिंक जितेंद्र फेंद चिदर टंसुल। इसका अर्थ ये हुआ, नालंदा से आए हुए धार्मिक परंपरा छुज कि वर्तमान जगत में लाभ कैसा दिया जा सकता है, लाभ में क्या कैसा किया जा सकता है। और इसमें हिंदी में लिखा है, आधुनिक युग में नालंदा परंपरा की प्रभाव, ये थोड़ा दूसरा विषय हो जाता है। आधुनिक युग और नालंदा परंपरा की प्रभाव, इसको अंग्रेजी में लिखा है, नालंदा ट्रेडिशन एंड इट्स बेनिफिट्स इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये तीनों में एक रूपीता नहीं है। आपका मौलिक अवधारणा
जिस पर आज चर्चा होना चाहिए वो क्या है, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। नालंदा चुजू की बात करने लगेंगे तो वो धार्मिक के पर चर्चा हो जाएंगे। नालंदा परंपरा की प्रभाव आधुनिक युग में नालंदा परंपरा के प्रभाव लगभग नहीं के बराबर हैं। तो मुझे लगता है ये अंग्रेजी में जो लिखा है वो शायद आपका आशय होगा। नालंदा ट्रेडिशन एंड इट्स benefits in this modern world। नालंदा परंपरा के माध्यम से आधुनिक जगत को क्या लाभ दिया जा सकता है, इसको मान करके मैं कुछ बात कहने के प्रयास करूंगा। वैसा नालंदा चुजू के विषय में भी बात करें तो जो धर्म की परंपरा कहने से नालंदा की धर्म परंपरा मात्र बौद्धों में ही सीमित हो जाएंगे। भारतवर्ष में बौद्ध इतर भी अनेक धार्मिक परंपराएं हैं। तो मैं कुछ बिंदु आपके विचार के लिए नालंदा परंपरा से आधुनिक जगत को क्या लाभ पहुंचा सकते हैं, इस विषय पर कुछ बातें आपके सामने रखने की प्रयास करूंगा। तो इसलिए पहले ये मान लेना, ये जान लेना होगा परंपरा किसको कहते हैं, और दूसरा आधुनिक जगत किसको कहते हैं, और तीसरा लाभान्वित होने की अर्थ क्या है। ये तीन चीज दिमाग में साफ होगा तभी हम इस विषय में कुछ चर्चा कर पाएंगे। नालंदा एक स्थान विशेष की नाम है, वो एक प्रतीक है। भारतवर्ष में 11 ईस्वी की पूर्व बौद्ध धर्म दर्शन की विकास चरम सीमा पर थे। तो उस समय बहुत सा विश्व प्रख्यात संस्थाएं हुआ करते थे, शैक्षणिक संस्थाएं हुआ करते थे, जिसमें नालंदा एक प्रमुख रहा है। उसी समकक्ष में विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, आदि असंख्य महाविहार हैं, महाविद्यालय हैं उपस्थित थे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे प्रसिद्ध नालंदा रहा। तो नालंदा को ले लिया। अब उसको धर्म को हटा करके केवल परंपरा रखेंगे। नालंदा परंपरा में समस्त भारतवर्ष की परंपराएं निहित हो जाएंगे। बौद्ध इतर, मैं इसलिए कह रहा हूं, नालंदा विकसित थे, प्रचलित थे, तो उसमें केवल बौद्धों का ही अध्ययन केंद्र नहीं था। बौद्ध इतर तीर्थिक परंपराओं में भी नालंदा में आना जाना था। शास्त्रार्थ थे, विचार विमर्श थे,
तो इसलिए आज बौद्ध इतर दर्शन परंपरा उनका विस्तृत स्रोत खोजना होगा तो बौद्ध शास्त्रों में खोजना होगा। आज हर दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन अध्यापन शोध बहुत ह्रास हो गए हैं। अब उनका सब स्रोत जैसा तर्क ज्वाल में उस समय प्रचलित समस्त भारतीय दार्शनिक की परंपराओं का मत उपस्थित है। तत्व संग्रह ये मैं कुछ ग्रंथों का शास्त्रों का नाम दे रहा हूं। इत्यादि जिसमें पूर्व पक्ष के रूप में या विमर्श के रूप में समस्त परंपराओं का निरूपण किया गया है, जो आज उन विलुप्त परंपराओं का एक सूचना की स्रोत बचा हुआ है। तो इसलिए नालंदा परंपरा में केवल धार्मिक या बौद्धों की नहीं सोचना चाहिए, उसमें संपूर्ण भारतवर्ष की जितना भी विद्याएं हैं, जितना भी परंपराएं हैं, जितना भी दार्शनिक के प्रस्थान है, उन सब का स्रोत उसमें निहित है, ये मान लेना चाहिए। तो परंपरा किसको कहते हैं? परंपरा अंग्रेज में ट्रेडिशन की समकक्ष में परंपरा को रखा है, वो ठीक भी है। ट्रेडिशन और आधुनिकता ये दो भिन्न प्रस्थान हैं जो एक दूसरे के प्रतिपक्ष में हैं। दोनों का ही मिलाया नहीं जा सकता है, ऐसे कहने वाले विद्वान लोग वे हैं। दोनों को मिलाना होगा, जिसके बिना काम नहीं चल सकते हैं, ऐसे मानने वाले विद्वान भी हैं। मैं वो दोनों विद्वानों के ग्रुप से परिचित हूँ, विस्तार से वाद विवाद विचार विमर्श किया हूँ। दोनों का अंत मुझे मालूम है। कोई भी चीज बहुत दिनों तक प्रचलन में रहे और लोगों के आदत में बन जाए, उससे आवश्यक नहीं है कि वो परंपरा बन जाए। परंपरा का एक विशेष लक्षण है, निरूपण है, उसको जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेज में ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, long perpetuated customs, systems, habits does not necessarily make a tradition. ट्रेडिशन उसको कहते हैं, परंपरा उसको कहते हैं जो तीन चीज समन्वित हो। एक विद्या या विद्या स्थान जो प्रामाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, कमिंग फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, या क्रिश्चियनिटी में कहते हैं डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स मीन्स द ऑलमाइटी डिवाइन सोर्स।
coming down through unbroken lineage. जिस परमा पुरुष ने, भगवान बुद्ध को परमा पुरुष कहा जाता है, उसी तरह से जिस परमा पुरुष ने इस विद्या स्थान को उपदेशित किया है, वहां से लेकर के अपने गुरु तक बिना बाधिक, बिना कोई बीच में छूटे हुए परंपरा से आना चाहिए। लीनेज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कमिंग डाउन थ्रू अनब्रोकन लीनेज, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है वेरीफाइबल फ्रॉम रैशनैलिटी एंड राइट लॉजिक। तर्क एवं प्रमाण के माध्यम से स्थापित किया जा सकते हो। ये तीन चीज जिसमें होगा उसको परंपरा कहा जाता है। परम माने अंतिम में, स्रोत। परा माने बिना विच्छिन्न नीचे आए हुए, और वो भी तार्किक की दृष्टि से हितु विद्या से माना जा सकते हो। कोई ऐसा चीज होगा तभी उसको परंपरा कहते हैं। अब आधुनिक का अर्थ है कहीं परंपरा से नहीं आए हुए एक नए तरीके से। परंपरा में भी नए दम तो आते रहते हैं, लेकिन इसमें जो आधुनिकता में नवीनतम है वो अपूर्वक, पहले कभी नहीं हुआ हो, उसका कोई स्रोत या उपमा नहीं मिलते हो कहीं पुराना जगह से। इसलिए अंग्रेज में नए की जगह, न्यू की जगह एक नए शब्द गढ़ा है, नॉवेल्टी। नॉवेल्टी जो सब चीज से भिन्नता दिखाई दें और जिसका कोई पृष्ठभूमि ना हो जहां पर खड़ा हो सकें, और हिंसा से संबंधित हो। प्रोफेसर सरन ने बहुत सरलता से आधुनिकता को परिभाषित किया है। नॉवेल्टी, सेल्फ ग्राउंडिंग, वायलेंस, सिनोनिम टू मॉडर्निटी। नॉवेल्टी पहले कभी समता ना हो, सेल्फ ग्राउंडिंग जिसका कोई पूर्व स्रोत ना हो, अपने आप के ऊपर खड़े हो, अपने कंधे पर अपने पांव रख करके खड़े हो, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सीधे तौर से या परोक्ष रूप से हिंसा से संबंधित हो, वह आधुनिकता के रूप में दिखाई देते हैं। ये परंपरा की परिभाषा जो अभी हमने तीन चीज की कहा है, ये पहले बार श्रीलंका के महापंडित, पहले वो कॉलेज से थे, बाद में दार्शनिक हुए, कुमार स्वामी की बहुत सा ग्रंथ हैं, उसमें ये परंपरा का परिभाषित किया है, जिसको बाद में अधिकांश आधुनिक विद्वानों ने भी मान लिया है। आधुनिकता की परिभाषा
हजारों की संख्या में विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन मैं अभी आत्मिकता की भाषा कह रहा हूँ। ये स्वर्गीय प्रोफेसर A.K. शरण, एक विलक्षण विद्वान भारतवर्ष में हुआ है। उनका देहांत 5-10 वर्ष पहले ही हुआ, तो उन्होंने बहुत सा ग्रंथ लिखे हैं। तो उसमें प्रमुख है द ट्रेडिशनल थॉट, जिसका प्रकाशन सारनाथ संस्था ने किया है। परमपावन दलाई लामा जी ने उसका प्रोवाक लिखा है, बहुत लंबे प्रोवाक लिखा है, जिसमें आधुनिकता और परंपरा और जिसकी परस्पर विरोधी और क्या संभावनाएं सहयोग की या समन्वय की संभावनाएं क्या है, इस पर मैं समझता हूँ अगर आपके विद्यार्थी लोग नालंदा ट्रेडिशन एंड इट्स बेनिफिट्स टू दी मॉडर्न वर्ल्ड में गहराई से जाना चाहें, तो कुछ लोगों की रचनाओं को अध्ययन करना चाहिए। ये शिक्षा संस्थान है, तो इसलिए अध्ययन की दिशा दिए बिना या स्रोत दिए बिना कुछ बात कह जाना सही नहीं होगा। ये विषय महत्वपूर्ण है, परंपरा, आधुनिकता, और परंपरा से आधुनिकता को क्या लाभ दिया जा सकता है, लाभान्वित किया जा सकता है। ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी मैंने शुरू में ही कहा कि लाभान्वित नहीं किया जा सकता है ऐसा मानने वाले भी हैं, लाभान्वित किया जा सकता है ऐसा मानने वाले भी हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, लाभान्वित कराने की चेष्टा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ये एक सत्य है, एक तथ्य है, एक सत्य है। चाहे कर सकें या नहीं कर सकें ये दूसरे प्रश्न है, लेकिन करने की चेष्टा करना मैं समझता हूँ कि हर एक समय की दृष्टि वाले मनुष्य के प्रथम कर्तव्य हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि इस पर संपूर्ण जगत की भविष्य निर्भर करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि इस बात को समझने के लिए गांधी जी को समझना जरूर है, क्योंकि इस विषय में 20वीं शताब्दी में एक नए मार्गदर्शन देने वाला मात्र गांधी जी या उनके शिष्य विनोबा भावे, ये दो महापुरुष जो हैं वो इसमें अग्रणी हैं। लेकिन अभी गांधी आंदोलन बहुत हरास हो गया है, भारतवर्ष में तो लगभग समाप्ति समझो। लेकिन पश्चात देशों में या अन्य देशों में गांधी आंदोलन निरंतरता बढ़ते चले जा रहे हैं। बौद्ध आंदोलन के साथ साथ गांधी आंदोलन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। गांधी का कार्य बहुत विशाल है। गांधी वांग्मय 100 से अधिक जिल्दों में छपा है, वो सब तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 2-3 ग्रंथ छोटे छोटे गांधी के जरूर पढ़ना चाहिए। वो है आत्मा कथा, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और इसमें लिखा गया है, और उसका हर हिंदी या अन्य भाषाओं में भी तो लिखा गया होगा। गुजराती में तो अंग्रेजी में भी खुद ही लिखा है। ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा महत्वपूर्ण गांधी का है हिंद स्वराज, बहुत छोटे से पुस्तिका है।
उसको मैं गांधी की मूल शास्त्र मानता हूँ। गांधी के सारे विचारों का निचोड़ करके उसमें रख दिया है। तो ये दो चीज तो गांधी को जानने के लिए मेरे सपनों के भारत ये स्वाधीन भारत, स्वराज भारत कैसा हो, उसका रूपरेखा गांधी जी ने दिया है। लेकिन वो प्राप्त हो सकेंगे ऐसा आशा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जाना चाहिए। गांधी ने हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जाने के सोचे थे, लेकिन उनकी विचारों को कार्यान्वयन करने के लिए कोई आदमी आज तक मिला नहीं। उसके बाद विनोबा भावे की भी थोड़ा बहुत रचनाएं हैं, उनको भी देख सकें तो अच्छा है। और उसके बाद एक धर्मपाल जी का द ब्यूटीफुल ट्री करके एक ग्रंथ है। भारत में शिक्षा पद्धति क्या थे, वो मैकॉले ने कैसा नष्ट किया और उसके परिणाम क्या हुआ। धर्मपाल जी भी देहांत हुए अभी कुछ वर्ष ही हुए हैं। उनका ग्रंथ कोई 10-5 ग्रंथ है, उनमें से द ब्यूटीफुल ट्री ये शिक्षा पद्धति को जानने के लिए, मैकॉले की प्रभाव को जानने के लिए। अब मैकॉले की प्रभाव का अर्थ है कि शिक्षा लेना है तो नौकरी करना है। इस सिद्धांत को सारे दुनिया को धकेलने वाला मैकॉले था, तो उसको देखना चाहिए। फिर आधुनिकता को जानने के लिए ए.के. शरण का संपूर्ण मालूमाए सारनाथ संस्था ने प्रकाशित किया है, वहां से मिल जाएंगे। कुमार स्वामी, वो भी श्रीलंका में ब्रिटिश कॉलोनी के जमाने में उत्पन्न हुआ है, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब को देखेंगे। फिर थोड़ा बहुत राजनीति और अर्थ की वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए एक अमेरिका ऑथर जिसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे जान पहचान के थे, When the world is ruled by corporates and post-corporate world, 2 ग्रंथ हैं। उनका भविष्यवाणी बहुत सटीक हुआ। सारी दुनिया जो है कुछ गिने चुने उद्योगपतियों के कब्जा में आ जाएंगे और उस समय क्या हालत होगा और उसके बाद दुनिया की हालत क्या होगा, इस पर उन्होंने लिखा है। शुरू में मैं थोड़ा संशय करता था कि सब कैसे आ जाएंगे। रशिया जैसा कम्युनिज्म, तथाकथित कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, चीन जैसा तथाकथित कम्युनिस्ट बहुत बड़ा देश है, ये सब उद्योग कराने की कब्जा में कैसे आएंगे, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन आज दुनिया में कोई एक देश ऐसा नहीं बचा जो बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी इज़्म को मानते हो, वो सब के सब गिने चुने 4-5 उद्योगपतियों की, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के कब्जा में आ गया। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट, ये सब एक दिखावा है। सारे निर्णय और सारे आदेश सारे देश की नीतियों को निर्धारण करते हैं 4-5 उद्योगपतियों के माध्यम से, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कहीं पर भी अमेरिका हो। अमेरिका तो पहले से ही था ही, और एशिया में भी अब कोई ऐसा देश नहीं बचा जो सारे देश कुछ उद्योगपतियों के हाथ में ना हो।
तो ये सब देखने से आधुनिकता की और पूंजीवाद की ये दो चीजें कटे कटे आए हैं। आधुनिकता और पूंजीवाद, पूंजीवाद के माध्यम से आधुनिकता है, आधुनिकता ने पूंजीवाद को पोषित किया। तो इस समय पूंजीवाद और आधुनिकता लगभग एक ही जैसे हो गए हैं। तो इसको समझने से क्या अंतर विरोध आधुनिकता और परंपरा में उपस्थित हैं, और उसको देखते हुए परंपरा के माध्यम से आधुनिक विश्व को क्या योगदान दे सकते हैं, ये ठीक ठीक से विश्लेषण कर पाएंगे, शोध पर कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके सामने ये पृष्ठभूमि रख रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा इस बात पर भी निवेदन करूंगा कुछ शब्द। क्या परंपरा की ज्ञान से या विद्या से आधुनिकता की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? तो ये आज के मूल प्रश्न यही है। बीस 25 वर्ष पहले मैं ऐसा सोचता था और ऐसा कहता भी था कि आधुनिकता से परंपरा की सहयोग होना संभव नहीं है। लेकिन विनोबा जी बार बार कहते थे कि अगर आधुनिक साइंस बिना कोई बाधा के विकसित होते रहे और उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो वो आध्यात्मिकता से मिल जाएगा। जिस दिन आध्यात्मिकता जो पहले से विकसित हैं, विशेष रूप से भारतवर्ष जैसे में, उसके साथ साइंस के विकास में पहुंच जाए तो वो दोनों मिल जाएंगे, तो उसी दिन जगत की व्यवस्था कुछ भिन्न होगा। उनका शब्द है दी वर्ल्ड ऑर्डर। उस समय वर्ल्ड ऑर्डर एकदम भिन्न हो जाएंगे। तो मैं उनसे निवेदन किया करता था कि यह संभव नहीं होगा। मेरा तर्क था साइंस के विकास अविरोध अपने चरम सीमा पर पहुंचना संभव नहीं है। वो संभव इसलिए नहीं है कि कोई भी विद्या के विकास चरम सीमा पर पहुंचने के लिए उस विद्या को जानने वाले चित्त की, मन की विकास करना पड़ता है। साइंस वाला मात्र बाह्य उपकरणों से चीज को देखना चाहते हैं, ना कि वो आंतरिक चित्त वृत्ति को विकसित करने की कोई स्रोतों के पास नहीं है। तो इसलिए साइंस का विकास चरम सीमा पर कैसे पहुंच सके? साइंस में इसलिए कह रहा हूं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं, लेकिन विज्ञान जो है बौद्धों का पारिभाषिक शब्द है। विज्ञान का शब्द साइंस के लिए ठीक बैठता नहीं है। साइंस विज्ञान नहीं है, तो इसलिए मैं साइंस को साइंस ही कहता हूँ। उसमें कोई बात नहीं, कोई दूसरा शब्द ले लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये विनोबा जी की और मेरे मतभेद था, और मैं भी उस गुट में थे जो आधुनिकता को परंपरा से सुधारा नहीं जा सकते हैं। परंपरा से आधुनिकता को कोई
सहयोग नहीं की जा सकते हैं, वो कहने वाले में भी मैं था। लेकिन एक आश्चर्य घटना इस दुनिया में घटे, वह है कि परम पावन 14वें दलाई लामा जी पिछले लगभग 35 वर्षों से दुनिया की उच्च स्तर की साइंसदानों से संवाद में है, संपर्क में है। संपर्क में मात्र नहीं, संवाद में है। वह संवाद बहुत आगे बढ़ गया है। माइंड एंड लाइफ के नाम का एक संस्था के माध्यम से उसको संस्थागत कर लिया गया है। अब हर वर्ष 2-3 बार माइंड एंड लाइफ की चित्त एवं जीवन की नाम से साइंस और आध्यात्मिकता के बीच में संवाद हो रहा है। यह संवाद बहुत व्यापक नहीं है, लेकिन उच्च स्तर की है, जिसमें साइंस वालों में से भौतिक साइंस वाला मूल रूप से हैं, साइकोलॉजी वाले, न्यूरोलॉजी वाले भी अब जुड़े हैं। अब पिछले 2-3 साल में कुछ इकोनॉमिस्ट भी अर्थविद्या के लोग भी इसमें जुड़ना शुरू हुआ है। मूल रूप से फिजिस्ट, क्वांटम फिजिस्ट की जो उत्तम विद्वान वर्ग हैं, उनकी मन में प्रतीत उत्संपन्न के सिद्धांतों से, उनकी रिलेटिविटी सिद्धांतों से मिलना और जान और विषय के संबंध से क्या होता है, उससे आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण, इन सब में बहुत निकटतम पा रहे हैं और एक दूसरे से। तो उसी तरह से साइंस की अध्यापन और शोध के कार्य महाविहारों में प्रारंभ कर दिया है परम पावन जी ने। महाविहारों से सुधीर युवक बीच लोग अमेरिका में या पश्चात देशों में जाकर के साधारण साइंस के अध्ययन कर रहे हैं, और उस बीच में जो वार्तालाप हो रहे हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगा कि विनोबा जी अकारण कुछ नहीं कह रहे थे। विनोबा जी का कहना ये था कि साइंस वाले को भी आखिर में जाकर के आंतरिक चित्त को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, उसको देखना पड़ेगा। जब देखना शुरू करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा उनको मदद कर देंगे तो वो बहुत दूर उछल सकते हैं। उनका शब्द होता था क्वांटम जंप हो सकते हैं, इसके संभावना है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो तब से लेकर के मेरा भी मत परिवर्तन हुआ। अब हम इसकी संभावना को नकारता नहीं है। परंपरा के माध्यम से आधुनिक की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए चेष्टा करना चाहिए, जिसमें परंपरा वाले अपने योगदान देना चाहिए। ये एक सिद्ध हो चुके हुए तथ्य हैं। परंपरा वाले को निराश नहीं होना चाहिए। परंपरा की विद्या से अगर जगत को बचाना है तो मात्र यही विद्या है जो जगत को आधुनिकता की जो समस्याओं से बचा सकते हैं। समस्याओं से बचाना चाहिए,
ये बात कहते हैं तो समस्या क्या है, ये प्रश्न उठेंगे। आज संपूर्ण मानव की समस्याओं को हम संक्षेप में परिभाषित करने के प्रयास करें तो इसमें प्रथम मनुष्य के जो मूल स्वभाव हैं, मूल स्वभाव सदाचार के स्वभाव थे, वो गिर करके नष्ट हो गया है। मनुष्य स्वकेंद्रित हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, प्रतिसंपन्न के रूप से परस्पर आश्रित होकर के संयुक्त रूप से जीने की कला को खो दिया है। उसके कारण एक बहुत विशाल संघर्षपूर्ण जगत दिखाई दे रहे हैं। इस संघर्ष में महायुद्ध से लेकर के दो आदमी के संघर्ष तक विभिन्न प्रकार के विध्वंसक जो हिंसा है वो उत्पन्न हो गया है। तो हिंसा एक आधुनिक समस्या है। युद्ध के रूप में, अघोषित युद्ध के रूप में, आतंकवाद के रूप में या नितांत व्यक्तिगत हिंसा के रूप में हर जगह पर हिंसा का वृद्धि हो रही है। क्योंकि आधुनिक अर्थ पद्धति के अंदर जो आर्थिक जहाँ पर लाभ हो, व्यापारिक लाभ हो, वहाँ पर कुछ भी चल सकते हैं। दुनिया नष्ट हो जाए तभी उनको कोई परवाह नहीं होगा। हिंसा के माध्यम अस्त्र शस्त्र जितना भी उत्पत्ति होता है उसकी बाजार चाहिए। उसकी बाजार तभी रहेगा जब युद्ध रहेंगे, हिंसा रहेंगे, उस शस्त्रों को उपयोग करने वाला रहेंगे। तो उस आदमी मरता है, जीता है, कोई परवाह नहीं, वो बाजार में बिकना चाहिए, केवल इतना ही है। तो उसी हिसाब से हर चीज़ में, मैंने शुरू में ही कहा था, वायलेंस इज सिनोनिम टू मॉडर्निटी। तो इसके साथ जो पर्यावरण का प्रदूषण है वो भी मनुष्य उपयोगिता से उपभोक्ता में परिणत कर दिया गया है। आधुनिक पद्धति ने मनुष्य को उपयोगिता नहीं छोड़ा, उपभोक्ता कर दिया गया, जिसका शब्द अंग्रेजी में है यूजर एंड कंज्यूमर। मनुष्य प्राचीन समय में संसाधनों का उपयोग करने वाले थे, यूज करने वाले थे। यूज करना हमारा अधिकार है। हम जितना आवश्यकता है उतना हमें यूज करना, हमें उपयोग करना, ये हमारा अधिकार है। और उस अधिकार की तुलना में कुछ कर्तव्य भी निर्धारित हैं। तो इसलिए जब तक हम उपयोग करता रहें, तब मनुष्य और प्रकृति के बीच में कोई संघर्ष नहीं थे, कोई द्वंद नहीं थे। लेकिन मनुष्य को उपयोगकर्ता से उपभोगकर्ता में बदल दिया, कंज्यूमर में बदल दिया। तो कंज्यूमर की अर्थ ये है कि मुझे आवश्यकता है या नहीं है, ये प्रश्न नहीं है। मुझे कंज्यूम करना है, उपभोग करना है, चाहे मुझे आवश्यक हो या ना हो। तो ये जो मनस्थिति है, इससे प्रकृति और मनुष्य के बीच में संघर्ष हुआ, जिसके कारण पर्यावरण का प्रदूषण इतना व्यापक रूप में हो गए हैं
जो इस पृथ्वी के तापमान जिस गति से वृद्धि हो रही है, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 2060, 65 या 75 के आसपास में ये पृथ्वी जीव जंतुओं की रहने लायक नहीं बचेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, साइंसदान लोग कह रहे हैं। उसमें कोई सत्य भी होगा और उसकी निराकरण के लिए यूएन से लेकर हर जगह कोई न कोई बातचीत होता है, लेकिन वो सारे बात कार्यान्वयन करने वाले कोई भी नहीं है। जब तक उद्योगपति की शासन चलता रहेगा तब तक वो आएंगे भी नहीं। तो उसी से संबंधित गरीबी और अमीरों के बीच में जो खाई है वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। गरीबी, ज़्यादा गरीबी होना आज की अर्थव्यवस्था की बाजार कंज्यूमरिस्टिक सिस्टम के साथ चलने वाले जो अर्थव्यवस्था है, बाजारवाद और उपभोगवाद की व्यवस्था है, उसमें गरीबों की वृद्धि के बिना अमीरों का काम नहीं चलता है। तो ये भी बहुत दूर तक जाने वाले हैं। तो एक चीज जो बच रहे थे, धर्म की आस्था। धर्म की आस्था समस्त मनुष्य को जोड़ने वाले समझा जाते थे, अब वो उलट गया है। धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, धर्म के नाम पर हिंसा हो रहे हैं। और इसका शब्द बड़ा अजीब डाल दिया है आधुनिक वालों ने, धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस। ये कैसा विडंबना शब्द है। जहां धार्मिक के चित्त होंगे वहां पर असहिष्णुता के स्थान नहीं है। जहां पर असहिष्णुता होंगे वहां पर धार्मिक चित्त होने के प्रश्न नहीं है। ये पश्चात वाले भी आप जानते हैं कि रिलीजियस रहा नहीं है। उनके नाम से जो रिलीजियस कहा जाता है वो रहा नहीं है। तो रिलीजियस संस्थाएं बच गया है, तो उससे लोगों में विभाजन हो रहा है। आज धार्मिक के नाम पर कितना हिंसा हो रहे हैं, वो एक तरह से दवा विष हो गया। जोड़ने वाले धर्म बांटने वाले हो गए। धर्म तो नहीं हुआ धर्म के नाम पर। क्रिश्चियन विद्वानों के विश्लेषण करने से थोड़ा करने की जो तरीका है वो सरल लगता है, हमको भी उसको अपना में ला सकते हैं। रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी एंड रिलीजियनिज्म। रिलीजियसनेस कहते हैं जो धर्म के मूल सिद्धांत। धर्म के मूल सिद्धांत आज कहीं रहा नहीं। रिलीजियसनेस इज डिसअपीयर्ड। रिलीजियोसिटी अगरबत्ती जलाना, मंत्र उच्चारण करना, पूजा पाठ करना और इसमें रिट्स एंड रिचुअल्स, वो रिलीजियोसिटी है। बिना कोई धार्मिक चित्त की ये सब किया जा सकता है। एक आदत के रूप में करते भी हैं, हम लोग भी करते हैं। बहुत लोग भी बहुत सा जो धार्मिक गतिविधियां हैं वो बिना कोई अच्छे धार्मिक चित्त के साथ लिए बिना करते होने, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला भी नहीं है। तो तीसरा है रिलीजियसनेस समाप्त होने के बाद
रिलीजियसिटी भी समाप्त की कगार पर। अब एक ही चीज बचा है, रिलीजियनिज्म, इज्म। माई रिलीजन, देयर रिलीजन, माई रिलीजन इज सुपीरियर देन द अदर रिलीजन। सो धर्म के साथ अहम जोड़ दिया है। धर्म अहम को समाप्त करने के लिए, जैसा बौद्धों की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म का मूल स्रोत है आत्मा धारणा को नष्ट करना। संसार के मूल स्रोत अविद्या है। अविद्या को विद्या से समाप्त करना चाहिए, जिससे संपूर्ण संसार के दुख से निवृत्त होगा। अब यहाँ पर रिलीजियनिज्म में ये आ गया है कि अहम केंद्र में आ गया, तो धार्मिक व्यवस्था एक बौद्ध परिभाषा के शब्द में कहें तो नाइवा के रूप में अहम की पूर्ति के रूप में, तो उससे धर्म भी विभाजन की वस्तु आ गया। जैसा मैंने कहा, रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, ये दोनों शब्द जो है बहुत प्रचलित हैं, गलत हैं। रिलीजियस टॉलरेंस इज ऑल्सो वेरी कर्सोर, एक बहुत आपत्तिजनक के शब्द हैं। धर्मों को सर्वधर्म समभाव, जैसा गांधी ने कहा, एकता का प्रकार से आदर सत्कार करने के योग हैं। धर्म कोई सैंक करने की वस्तु नहीं है। सैंक करना मीन्स, सैंक करने का अर्थ है कि हमको स्वीकार तो नहीं है लेकिन हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसकी शब्द मात्र से ऐसा लगता है कि धर्मों के बीच में विभाजन है और सबको एक ही प्रकार से आदर सत्कार नहीं किया जा सकता है। तो ये सब आधुनिकता के माध्यम से आए हुए वैश्विक समस्याएं हैं। इन वैश्विक समस्याओं को समाधान खोजने के लिए परंपरा की विद्या में ढूंढना होगा कोई उपाय, उसके अतिरिक्त कोई उपाय ढूंढा नहीं जा सकते हैं। तो इसमें एक दूसरा विवाद हम लोगों के बीच में छिड़ा करते थे, विद्वानों के बीच में। आधुनिकता से लड़ने के लिए या आधुनिकता के साथ सहयोग करने के लिए आधुनिक उपकरण या आधुनिक संसाधनों को अपनाना होगा या नहीं अपनाना होगा, ये दूसरा प्रश्न है। ये एक व्यापक सिद्धांत बनाए नहीं जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति पर निर्भर करेगा जिस प्रकार से वो आधुनिकता के साथ संवाद करते हैं, संबंध करते हैं, सहयोग करते हैं। तो वो उपयोगी समझें तो आधुनिक उपकरणों को प्रयोग भी कर सकते हैं, या उपयोगी नहीं समझें तो उसको छोड़ कर के अपना परंपरागत उपकरणों से आधुनिक के साथ संवाद बना सकते हैं। तो इतना पृष्ठभूमि की बातों को कहने के पश्चात अंत में मैं अपने कर्तव्य को समापन करने के लिए एक बिंदु आपके सामने रखता हूं कि आपके प्रश्न ट्रेडिशन से आधुनिकता की समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या योगदान, क्या बेनिफिट दिया जा सकता है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर इसमें है कि
आप परंपरा को जानेंगे और आप परंपरा को जिएंगे, तब आप परंपरा के माध्यम से कोई भी दूसरों को, चाहे वो आधुनिक हो चाहे वो कोई दूसरा हो, उसको लाभान्वित करने योग्य होंगे। आप परंपरा की विद्याओं को पढ़ तो रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में होने के कारण, लेकिन आपके जीवन उसमें जी नहीं रहे हैं, तो आप एक आधुनिक मनुष्य हैं। आप परंपरा को क्षति पहुंचा सकते हैं, परंतु परंपरा से ना तो आप खुद लाभान्वित होंगे, ना ही लोगों को लाभान्वित करा सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहला आवश्यक है कि परंपरा को ठीक ढंग से समझना, शास्त्रीय पद्धति से समझना और उस परंपरा में जीना, और उस परंपरा में अपने जीवन को जीते हुए बाकी लोगों को परंपरा के गुण, आधुनिकता के दोष समझाने की चेष्टा करेंगे, तो आपकी परंपरा से आधुनिकता को, आधुनिक जगत को बहुत बड़ा लाभान्वित होंगे। अन्यथा मात्र श्रुति जा मात्र से, श्रुति जा मात्र माने सुने हुए ज्ञान से, परंपरा के सुने हुए ज्ञान से अब आधुनिकता के साथ संवाद करेंगे या संघर्ष करेंगे, दोनों में आप सफलता नहीं मिलेंगे। इसलिए आधुनिक की शिक्षा को अपने जीवन में उतारना होगा। नौकरी करने की लालसा को छोड़ करके एक मनुष्य के रूप में जीने की इच्छा लेकर के अपने शिक्षा संपन्न करना होगा। शिक्षा का अर्थ है शील, समाधि एवं प्रज्ञा। ये तीन से अतिरिक्त और कोई शिक्षा नहीं है। तो इसलिए शील का अर्थ है एक अनुशासन में रहना। अनुशासन में रहने का अर्थ ये नहीं है कि कोई दबाव में रहना हो, किस वजह से रहना हो। अनुशासन में रहने का ये है कि अपने मन से कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, ये विवेक करके, बिना कोई दूसरे पर निर्भर होते हुए आप विवेक करके हर काय के, वाचिक के और चैतन्य की गतिविधियों को एक जानकारी रखें, एक स्मृत, अनुस्मृत और संप्रज्ञाना के माध्यम से मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या करने योग्य है या नहीं है। तो ये अपने मनोभाव की अधीन ना होकर के अपने मूल चित्त के माध्यम से स्व अनुशासन के रूप में रहने लायक जब होगा, तो आपके पास शील की पृष्ठभूमि हो जाएंगे। तो उसके बाद आपकी चित्त एकाग्रता कोई एक विषय पर सोचने, विचारने के या खोजने के समय में मन इधर उधर भटके ना, मन एक साथ अंग्रेजी में कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान एक अग्रहित होकर के ध्यान देने के अभ्यास करना। तो ये थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाएंगे तो आपका दूसरा शीशा हो जाएगा। ये दो शीशा आपके पास प्राप्त होगा तो प्रजा स्वयं जागृत होंगे। प्रजा उत्तम के रूप में तत्व को देखने वाले, जो परम सत्य को देखने वाले ज्ञान को कहते हैं, उसकी पहले जो विवेक है, कर्तव्य अकर्तव्य, कुशल अकुशल के मध्य में जो भेद करना है, जो पहचाना है,
उसकी क्षमता जब तक मिल जाए, आप अनुशासित हो, स्व अनुशासित हो, किस दबाव में नहीं, और आप एक ही एकाग्रता के चित्त के अभ्यास ठीक हो जाए। तो मेरे मित्र स्वर्गीय यदु कृष्णमूर्ति बार बार यही कहते थे, उनका तो भाषा तो अंग्रेज में रहा है, द बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू अवेकन द इनर इंटेलिजेंस। शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है कि अपने चित्त के अंदर, अपने मन में प्रारंभ से विद्यमान जो सेज विवेक हैं, प्रज्ञान हैं, उसको जागृत करना, सो दैट द पर्सन में फ्लावर इन गुडनेस, वो विवेक जागृत हो जाए तो उस आदमी को फिर अनुशासन की, शील की बात करने की जरूरत नहीं रहेंगे। वो अपना आप खिलेगा अच्छे रूप में, इन गुडनेस, फ्लावर इन गुडनेस। फिर उसमें कोई अनैतिकता के कार्य में जाने की प्रश्न नहीं उठेंगे। तो इसलिए इसी तरह से परंपरा में अंदर घुसने की, श्रुति के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, भावना के माध्यम से, और उसमें जीने के प्रयास करें। जब ये प्रयास आप करना प्रारंभ करेंगे तो आप अपना आप एक फूल की तरह खिलेंगे, सुगंध फैलेंगे, उससे आधुनिकता में जीने वाले सबको लाभान्वित होंगे। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। इन शब्दों के साथ समय की पाबंदी समाप्त हो गया है और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, इसके साथ एक कांलू माता ड्रमे लुंगची दुनिया की रिमी स्पेशा तच्चितांगचो सामान्यतः शैक्षणिक के भाषण की, शैक्षणिक के भाषण के साथ धार्मिक प्रवचन भी साथ रखना थोड़ा सुविधाजनक होता नहीं है, लेकिन आपने रख दिया है तो करूँगा, उसको मैं बाद में बात करता हूँ। अभी आधा घंटे के लिए प्रश्न उत्तर के समय है, तो मैं विद्यार्थियों से कोई प्रश्न हो तो स्वागत करूंगा। परम ज्ञानी महाबलिक संतों के कमल चरणों में मैं अपने काया वक्त चित्त को अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपके समाचार मुझे प्रसन्न होने का अवसर प्राप्त हुआ है, इससे मैं भाग्यशाली मानता हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि आज के साइंस के विनाशकालीन युग में परम भगवान दलाई लामा ने कहा है कि 21वीं सदी के बहुत धार्मिक बनना है, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नालंदा परंपरा के ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए पूछेगा 21वीं सदी के बहुत धार्मिक बनने के लिए हमें क्या क्या अध्ययन करना चाहिए और कैसे अध्ययन करना चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, समाज सुधार एवं अपनी संस्कृति और धर्म के संरक्षण के लिए एक राजनीतिक व्यक्ति का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, और एक अच्छा राजनीतिक बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्न उपस्थित करने के लिए। देखिए, ये दोनों प्रश्न बहुत भारी प्रश्न है। इसका उत्तर एक अंक में देना ना केवल कठिन है
अपितु लगभग असंभव जैसा है, क्योंकि ये अपना आप में एक शोध के विषय है। फिर भी जब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इसका उत्तर संक्षेप में देने की चेष्टा तो करूंगा, लेकिन कितना अच्छा, कितना सटीक उत्तर दे पाएंगे मुझे मालूम नहीं। 21वीं शताब्दी में जो चल रहा है ये आधुनिक सभ्यता की बोलबाल है। आधुनिक सभ्यता को गांधी जी विनोद में शैतानी की सभ्यता भी कहा करते थे। तो इसमें परमपावन जी ने एक बहुत विशाल उपदेश दिया है कि धार्मिक और दार्शनिक अध्येता लोग भी आधुनिक योग की, आधुनिक समय की विद्वान बनने की या आधुनिक 21वीं शताब्दी की बौद्ध धर्म को सीखने की चेष्टा करना चाहिए। ये बार बार उन्होंने कहा है और उसको कार्यान्वयन करने के लिए बहुत सा कार्यक्रम भी, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया था, प्रारंभ किया है। कभी कभी हम लोग हंसी विनोद में 21वीं शताब्दी की बौद्ध कैसा बनना चाहिए या बौद्ध अध्येता कैसा बनना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर में एक स्मार्टफोन, एक लैपटॉप और एक आईपैड अपने शरीर के साथ लगे हुए हो तो वो 21वीं शताब्दी की विद्वान बन जाएगा, ऐसा भी हम कहते हैं। लेकिन इसको गंभीरता से कहा जाए तो परमपावन जी का आशय, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह ये है कि आधुनिक मनुष्य की या आधुनिक मनुष्य की जो मनुष्य जो अपने को विद्वान मानते हैं, साइंसदान हो या जो भी हो, उन लोगों की मनस्थिति और उनकी समस्याएं, उनकी चित्त की वृत्तियां को ठीक से जानते हुए अपने परंपरा के पक्ष को उनके सामने उसकी भाषा में, उसकी सोच की पद्धति के साथ बता सकें या स्वयं समझ सकें, बता सकें। जैसा परंपरागत विद्यार्थी होते हैं, वो अपने शास्त्रों में एक तरह से पंक्ति लगाकर बैठते हैं। शास्त्रों की पंक्ति लगाकर के कोई आधुनिक साइंटिस्ट को, साइंसदान को वो धर्म समझा नहीं पाएंगे। वो धर्म के मूल सिद्धांत विशेष रूप से दार्शनिक सिद्धांत उनको आधुनिक साइंस वालों की अपनी भाषा में समझ लायक के बनाकर उनके साथ संवाद करने की चेष्टा करना चाहिए। मेरा मित्र
एक सज्जन थे जिसने ताओ फिजिक्स नामक एक ग्रंथ रचना किया है। अमेरिका विद्वान, शायद उनका नाम कल्पना होगा। तो जिसने चीन की ताओइज्म को गहराई से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद विज्ञान की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में बौद्ध और ताओ दोनों की समझने लायक के शब्दावली बना करके उन्होंने लिखा है। तो दोनों को लाभ हुआ, ताओ वालों को भी लाभ हुआ, फिजिक्स वालों को भी लाभ हुआ। तो इस तरह से परंपरा में नालंदा में बौद्ध दर्शन का जो अध्ययन करने वाले लोग थे, वो लोग बहुत गहराई से बौद्ध इतर दर्शन की अध्ययन करते थे और कभी कभी पंडितों की चाकरी भी करते थे उसको अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि जब तक उनके मत ठीक ढंग से हम नहीं समझेंगे तो हम अपने मत को उनके सामने रखने की क्षमता प्राप्त नहीं होगा। भगवान बुद्ध भी अपने शिष्यों को धर्मोपदेश देने के समय में बौद्ध जो जानते थे वो नहीं बताते थे, सुनने वाले जो समझ सकते थे वही बताते थे। तो इसलिए बौद्ध वचन में एक रूपता नहीं है। स्वतंत्र, व्यवहारिक, चित्त मात्रता, माध्यमिक, ये सब बहुत अंतर हैं, लेकिन सब भगवान बुद्ध ने उपदेशित किया है। तो अपने अपने शिष्यों की क्षमता का अनुसार। तो इसलिए आधुनिक जगत की 21वीं शताब्दी की जो संपूर्ण व्यवस्था है, चित्तवृत्ति है, अप्रोच है, उन सब को जानने की आवश्यकता है। तो इसलिए अपने खोल में बैठ कर ना रह करके सब चीज को जाने। तो इस दृष्टि से परमपंच जी ने कहा होगा, पूर्व पक्ष को जानने के लिए जो अध्ययन करते हैं तो उस समय भी एक ईमानदार चित्तवृत्ति की आवश्यकता होता है। केवल को खंडन करने की दृष्टि से जो तर्क संगत नहीं होगा तो वो खंडन तो हो जाएंगे, लेकिन उनको देखने की दृष्टि खंडन करने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनको ठीक ढंग से समझना चाहिए। अच्छा मानते नंबर शास्त्रों में शास्त्रार्थ करना मात्र शास्त्रार्थ को वृद्धि करने के लिए नहीं है, विमुक्त प्राप्त करने के लिए है। विमुक्त प्राप्त करने के मार्ग में अगर पूर्व मत खंडित भी हो जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, ये चंद्रकीर्ति ने कहा है। तो इसलिए 21वीं शताब्दी की जो प्रचलित चीजों को समझना, उसको नजरअंदाज करके नहीं रहना, ये परमपान जी की कहने का आशय ये होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। राजनीति लोग सेवा करने के माध्यम किस जमाने में अच्छा हो सकता था, लेकिन आज संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी जाएं तो राजनीति पूंजीवाद से, उपभोगवाद से अलग नहीं रह गया है।
राजनीति पूंजीवादियों के हित संरक्षित करने के दृष्टि से ही सारे सिद्धांतों को बनाते हैं। तो इसलिए बहुत सा देश ऐसा है आज राजनीति लोग सेवा के लिए अच्छा माध्यम नहीं रह गया है। मैं जहां तक देख सकता हूं, छोटे से छोटे समुदाय जैसा तिब्बती शरणार्थी भारतवर्ष में है, उनका एक संगठन है, 1-2 लाख लोग होंगे। उनकी सेवा करने के लिए भी राजनीति अनुपयोगी हो गया है, ऐसा मुझे कभी कभी लगने लगता है। तो इसलिए ये प्रश्न आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय के संदर्भ में बहुत कठिन प्रश्न है। लेकिन फिर भी पूछा है कि आदर्श राजनेता बनने के लिए क्या गुण होना चाहिए। एक आदर्श राजनेता बनने के लिए सर्वप्रथम निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ माने पद की, शोहरत की, आर्थिक लाभ की या किसी भी प्रकार की अपने को लाभान्वित होने के उद्देश्य ना रखें। 100% निस्वार्थ हो, लोगों के हित मात्र ही करें और अपने कुछ भी ना चाहें। और उसके आगे अर्थ की लालच ना हो, पैसा के अर्थ की लालच ना हो। जब तक कि पैसा के लालच एकदम समाप्त हो जाए, जब तक स्वार्थ यानी अदर किस्म के स्वार्थ समाप्त ना हो जाए। और इसके मूल आदर्श देखना चाहें तो गांधी और गांधी के अनुयायी कुछ लोग हैं, दिखा सकते हैं। तो उसी तरह से निस्वार्थ और निलालची, एक पैसा का भी लालच ना हो, किसी प्रकार के स्वार्थ रहित, स्वार्थ केंद्रित इच्छाएं ना हो। तो राजनीति की जो मतभेद हैं वो सिद्धांतता मतभेद होना चाहिए, वो व्यक्तिगत शत्रुता के रूप में मतभेद नहीं होना चाहिए। तो ये सब बहुत कठिन चीजें हैं। और इसके अतिरिक्त राजनीति में अन्याय की और अनेक प्रकार के चीजों को विरोध करना भी पड़ता है। तो इसमें बुद्ध के, भगवान बुद्ध के मत और गांधी जी के मत एक ही जैसे हैं। तो वे न्यूमोटर से न्यूमोतांडे कांसा में शिजावे सीख रहे संजय चुंदन देव। भगवान बुद्ध ने क्लेश चित्त को शत्रु के रूप में देखा है, क्लेश चित्त वाले व्यक्ति को शत्रु के रूप में नहीं देखा है। तो उसी प्रकार गांधी जी ने कहा है, पाप से घृणा करो, पापी से प्यार करो। पाप एक कार्य है, उसको नकारना है। पापी एक व्यक्ति है, उसको सुधारना है। तो जिस अन्याय की विरोध करते समय अन्यायकर्ता को भी शत्रु माने, उसको भी निंदा करें, तो वो फिर ठीक ढंग से राजनीति हो नहीं पाएंगे। तो इसलिए निस्वार्थ और लालची अगर हो जाए पूर्ण रूप से, तब फिर राजनेता होकर के जनता की सेवा करने में सक्षम हो सकता है। हाँ, ठीक शंभा। दशरथ शांती राजा
सदी सुगाता तथागत एवं बुद्ध के प्रतीक करा उक्ति के अधिपति परम पवन महामयी जब शंकर यूनिवर्सिटी चरण कमल में प्राणीपत एवं साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं शुभेश तमाम उत्तर मध्य प्रथम वर्ष के छात्र आपसे 2-3 प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूँ। विषय मेरा प्रश्न ये है कि जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान शब्द का परिभाषा क्या है? दूसरा प्रश्न ये है कि आज के युग में जो हमारे संस्कृति है, संस्कृति अपने स्थान में ले पा रहे या नहीं? यदि जो आधुनिक युग है, आज के युग में जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति अपने स्थान ले पा रहे या नहीं? यदि नहीं तो उसका कारण क्या हो सकता है? और तृतीय विषय प्रश्न यह है कि परम पवन दलाई लामा जी के एक जो संदेश थे सोशल मीडिया के मार्फत काफी ख्याति हुए थे, वो जो क्या है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में एक ही भिन्नता है, आत्मा एवं अनात्मा। हिंदुइज्म आत्मा बोलते हैं और जो बुद्धिज्म है वो अनात्मा कहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है? सरल भाषा में सुनने की इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद। केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक शिक्षा संस्थान के छात्र लोग बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं और गंभीर प्रश्न पूछते हैं। मुझे लगता है मैं सब प्रश्न का समय के ढंग से उत्तर देने का सक्षम नहीं हूँ, फिर भी प्रयास करूँगा। विज्ञान कबल नमशी नंबर शिव ज्ञान शिव वी उपसर्ग, इसका परिभाषा समय समय पर अलग अलग ढंग से होता रहता है। किस संदर्भ में कौन सा शब्दावली की मध्य में वो आते हैं, उस दृष्टि से उसका शब्दार्थ भी लेना होगा। उसके अतिरिक्त दार्शनिक के प्रस्थानों से भी भेद होता है। विज्ञानवाद माध्यमिक के बीच में थोड़ा सा उसका परिभाषा भिन्न हो जाएंगे, लेकिन मूल रूप से एक स्थूल रूप से कहा जाए, एक विषय को विशेष रूप से जाने वाले चक्षु विज्ञान, जिसको कहते हैं चक्षु इंद्र के साथ जाने वाले चक्षु विज्ञान हैं, वो केवल रूप को देखता है। चक्षु विज्ञान से शब्द को नहीं सुनते हैं, मात्र रूप को साक्षात करते हैं। श्रुति विज्ञान शब्द को जानते हैं और शब्द के अतिरिक्त को दूसरी चीज को नहीं जानते हैं। तो विशेष ज्ञान, विशेष की ज्ञान विशेष रखने वाले, उसको नंबर शिवा। बहुत जगह ज्ञान मात्र को भी विज्ञान के शब्द से संबोधित किया हुआ होता है, लेकिन वहाँ पर ये शब्दार्थ की परिभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। सिमता ये नमशी सुनची लब्ध कर लिया, उस संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान को, संपूर्ण चित्त चैतसिक सभी लोग ये विज्ञान के शब्द में भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यही कहा कि ये ड्यूरा या लूरी के शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें विज्ञान का शब्दार्थ और परिभाषा कैसा कैसा किया गया है। लेकिन मैंने ये कहा कि विज्ञान संस्कृत की शब्द हिंदी में भी प्रचलित, ये बौद्धों की चित्त और चित्तवृत्ति के विश्लेषण करते समय
एक पारिभाषिक शब्द हो गया है, तो इसको साइंस के लिए उपयोग करना वो ठीक नहीं होंगे, मैंने ये कहा था। लेकिन इसका व्यापक परिभाषा भी है और एक की परिभाषा भी, जैसा इंद्र विशेष की विज्ञान की परिभाषा जो करेंगे तो वो फिर सिकुड़ जाएगा, और व्यापक चित्त के रूप में, चित्त जैसे मन मात्र के रूप में करेंगे तो उसकी भाषा व्यापन होगा। अब दूसरा प्रश्न है, संस्कृति अपने जगह ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, ये तो व्यक्तिगत रूप में होगा। जैसा मैंने पहले कहा था, आपके अपने दैनिक जीवन की संस्कृति क्या है, ये परंपरागत संस्कृत है या आधुनिक विकृत है, ये अपने आप से जांचना होगा। आधुनिक समाज में रहते हुए भी अब अपने मूल संस्कृत से च्युत नहीं हुए हैं, गिरे नहीं हैं, अब अपना मूल संस्कृति में रह रहे हैं तो उनकी स्थापना हो गया है, और नहीं रह पा रहे हैं तो स्थापना नहीं हुआ है। सामाजिक स्तर पर संस्कृतियों का स्थापना होना नहीं होना, ये एक राजनीतिक और सामाजिक प्रश्न बहुत बड़ा है। संस्कृति की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला भी बहुत हैं, लेकिन उन सब में संस्कृति का पहचान जितना गहराई से होना चाहिए उतना गहराई से नहीं हो रहे हैं। मैं कभी कभी विनोद में कहता हूँ कि मैं 7वीं शताब्दी की सभ्यता में रहता हूँ। अब ये मेरे वक्तव्य सही हो नहीं हो ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कभी कभी ये कहता हूँ। तो ये कहने के साथ मैं ये भी कहता हूँ कि 7वीं शताब्दी में रहने वाले, शताब्दी की संस्कृति में रहने वाले व्यक्ति एक 21वीं शताब्दी के व्यक्ति के साथ संप्रेषण करने योग्य हैं या नहीं है, ये 21वीं शताब्दी की संस्कृति वालों को ही तय करना होगा। मैं समझता हूँ कि हम संप्रेषण करने के योग्य हों, क्योंकि आपके मत से मैं अपने मत को खंडा होने नहीं दूंगा। तो ये एक दूसरा विषय है। तो इसलिए परंपरागत संस्कृति एक सामूहिक और सामाजिक रूप से बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो तो हम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये क्षतिग्रस्त के मध्य में व्यक्तिगत रूप से अपने संस्कृति को अगर हम जीवन के अंग बना करके जिएंगे तो स्थापित होगा, स्थापित हैं। होना क्या है, अगर जीवन में उतार करना चाहिए वो एक कहानी के रूप में या एक बीते हुए इतिहास के रूप में अपने साथ रखें तो वो आप जानते हैं, लेकिन आप उसमें जीते नहीं हैं, तो इसलिए स्थापित नहीं हो सकता है। आत्मावादन निरात्मावादन तो दार्शनिक के विभाजन में ये सही है। दार्शनिक प्रश्न को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो 2 किस्म के वर्गीकृत करते हैं, ईश्वरवादन, अनिश्वरवादन, आत्मावादन, निरात्मावादन। तो ये भारतीय जितना दार्शनिक प्रस्थान है वो सब इस 2 वर्गीकृत में सन्निहित हो जाते हैं। आत्मावादन निरात्मावादन की वेद से देखा जाए तो चारवाक जाम्भेबा और बौद्ध मात्र निरात्मावादन है, बाकी सब की सब जितना भी अन्य भारतीय दर्शन है वो सब आत्मावादन है। बौद्ध और चारवाक तो आजकल है ही नहीं, परंपरा के। चारवाक की निरात्मा की जो मान्यता है
वो बौद्धों के निरात्मा की मान्यता तो मिलते नहीं हैं, लेकिन वो उच्छेदवाद के रूप में निरात्मावाद में गिना जाता है। तो एक तरह से आज समस्त जगत के जितना भी दार्शनिक के प्रस्थान है उसमें मात्र बौद्ध निरात्मावादी हैं और सब के सब बाकी परंपराएं आत्मावादी हैं, ये कहा जा सकता है। हिंदू शब्द आजकल प्रयोग में है, तो इसमें बौद्ध इतर एरेथिक जितना भी दर्शन है वो सब इसमें सम्मिलित हैं, चाहे वो संघ योग हो, चाहे वो वेदांतिक हो, चाहे वो कोई भी हो, न्याय वैशेषिक हो, न्यायिक हो, वो सब आत्मावादी के उसमें आता है। तो इसलिए परमपावन जी कहते हैं कि हिंदू जितना है वो आत्मावादी है, बाकी निरात्मावादी। भारतीय दर्शनों में ईश्वरवादी न अनिश्वरवादी इस वर्ग से विभाजित करते हैं। तो बौद्ध और चिरगुपा जैन ये दो अनिश्वरवादी हैं और चार्वाक भी अनिश्वरवादी हैं। बाकी षष्ठ दर्शन या पांच दर्शन जो भी कहें वो सब के सब ईश्वरवादी हैं। तो ये एक तथ्य हैं, दर्शन की प्रस्थान में तथ्य हैं। जो जो आत्मा मानते हैं नित्य अजर आत्मा, वो इसलिए मानते हैं कि आत्मा नहीं मानने पर जन्म जन्मांतर की निरंतरता या विमुक्त और बंधन की व्यवस्था ये सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जैन सहित जितना भी बौद्धेतर दर्शन के लोग हैं तो वो इसलिए कि निरात्मा के साथ कर्म फल की व्यवस्था को नहीं रख पाने के कारण सभी आत्मावादी हो जाते हैं। तो ये एक तथ्य है, हिसोलने से कोई नई चीज़ नहीं कह रहे हैं, जो शुरू से यही था। आत्मावादी और निरात्मावादी में बौद्ध निरात्मावादी के अंदर आते हैं, तो इसलिए वो इस विभाजन को हिसोलने भी मानते हैं। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
당연히 공도시와 나신시 신윤골야 담시제야당 롱라서 춘지제 냠도제 디디부야 마르스 담시제들걸라 소인의 용조래 다 춘지제가 춘지제도 용해마도 춘지제도 맹했지 미션도 중요한 인사만이라는 수록자가 되부스야 말과 이내 제버스게 요 말에 내 냠도 대베 이나야 수르테 기츠도 소녀 기츠도 때마다 용마도 주주가 용매 삼점배이나 춘지책 말에 다드네 강로마슈야디 벨리아스타게 첩침부 잠배양 그때버지리 잠배양 그때버티 자알 트라침부다 잠배양 시럽을 하인사 시럽되는 사물로부터 제스타 아니 강로만디 좀버지기 좀 많이 받이 월치도 좀버지기 좀 많이 받 반드시 mambuchigi ranso 좀버티 소도리면 걸라 지주자 송아지기 된 자연 강로마치네 자연 동고가 나눠래 로가치 요아래 대투베 주지리 디롱제 디는 티슈고데 드마 코르체스 드마니치기 준도다 dunjo 리티체티 롱페야이 강로마 조솔라마다 공부지 전자배 양라차서로 강계루를 dinyetin데 나더러스베 진예 되고 지신세제인지 도걸레 완생 간다 세베 전마리 메동동의 지세베 조소거나 보시잖아요. 주제한테서 도더러 치르도 뉴모니아 논 레지차루 든젤치 레지차루 든젤치 마리면 든젤치 든젤치 마리메서는 요지 제라드나 되는서 주된 주제스도 주다 준제들을 메신저배 양란도마 알아봤나 데 세단 주지치로 유서 제달로 좀 버릇네 가다는 도이 로르베 나서 소시제서 이제 배는 또 받으시 배나는 데 캠부터 전진 삼비 야트르 코서 벤도 남라 삼버 쿨데 삼베 투세는 대한 지기 단위 두트베 제랍지 생각신도 지와 용소 잡아다로 누마고저 보다라 인준에 단준을 주다니 담이 정을 보면 저는 제가 누마고저 신선한 진실 집에면 나는 보고는 되면 연락 찾아서 언제 좀 하면 누마나 찾아서 좀 하면 좀 해줘야 그냥 다음에 자주 모두 맨 시스템에서 뭐냐 이제 보면 좀 मेरे जो दांतों में मस्त है मान लो दीवार जैसा जो जो ना बस निकल जाए सुना माने तो ऐसा नहीं सुना लो ये जो मैं जो को से मन में जो संजय नाम ला से जो ताकत में जो बात जो जब बात होता जो मैं बहुत ना चाहता हूं चाहता ड्रामा में को मैं जिनका नाम था जो शेजे के जो मैं चाहता तो मैं तो गांव जाने से वैसे मैं कम तो तो बंद मेरे से भी रंबर मैं चाहता सो मुझे नहीं चाहिए मैं चाहने ना पर जमा जमा तो मुझे वो सब सुना चाहिए मैं चाहती हूं तो ताई ना जो माले बारे से बात जो मैं चाहता तो रहा हूं ये कि दो दा चौदह नाम का काम जितने डंबो शब्द ने दे लो को ने ये वर्षन ने लो ने मैं चाहता हूं तो मानो ना तो जो मैं चाहता नाम तो ने जो जितने जो मैं चाहता त्रिज चाहता फेक चे फिर फार ठुकुल रहो जो मां ये जानियो को शब्द ने दे मैं और ठुको शिंदो बामा चाहता तो जो मैं दे बाबा ना जो मैं 최시 시에는 중국인들이 저 만으로 맞아서 군조선도 자제 소매도 하나 맞지만 말로 좋게 고르지면 말로 좋게 고르지면 랑게 유지도 나도 맞아서로 바와지 표현이 좀 맞아 봐. 오자 이제 좀 맞아 봐. 저도 이제 이제 완전 맞아서 사실 좀 해서나 담쟁 고번에 가니 말씀이 뭐든 이 얘기 홍비 본데 넘버 좀 맞아서 대회도 뭐 이제 맞으시는 바마 레베트 나보면 따버신도 이런 거 맞아서 그래도 믿는 버베트 예 장유 공권에 그렇게 돼 보는 넘버 좀 맞아서 mana chaga tin je duma tuni jen je ye hong de de number je ma tuni jen je hong de je ba dem bo nam ne gemma cha za de mo shi ma nyang de ji nyang ne de yu ju yu ni ma nyang ne de yu ju yu ni ma nyang ne je ma so hong da de mi de ju ma cha ze ko ni ko ro ga yi da yi le na ga ma yi ge ju ga ni ko ve ba ju je ba hong ju ma ni ma cha za tu ri shi ne de hong ge na ve
Aunque no sabemos, aunque no sabemos remedio, Jesús ani machada, Jesús no ani machada lai, no había jata tarani juve que un se machada lai, no jabo. La mente tema con el Jesús no más machada ni manda hoje. Chani bolo rusa mahara juda rai, shinto ram, se machada tin que bicho tema. Doda ram ni no jume dero ni machada ni shuta je. Aún la banda de merdan kan rabdan jede, rabto jede Loden kanki rabdan jyoti rabto jyoti su dantura namri zinjoti devati rotu shaman shibengan zinjoman nyento jawa chivashi nyo da wane kura jira dile chiwa nyi sanyi kwante te tune rabu jima kende wang shen jo suwa tani tongpa nyi jen tenpa nyi jenpe rabdo sewa nyi to dunga zonye nabar pandi zinjiman nyi zon dangu bajina pondi bani bazu jindu bani dvati tuwa nyi kina mi sun jon joje jison jodan dama jinjan dada sin jitini jen tulis jitwa Dove sono i tuoi te matti bestro te matti solo per una nota me che ho giusto attenzione già già base tu in garenda nella so tu mi c'era già dove non manda sono da già vai ne ho trovato in duci ne ti ne dove c'è di tutto più ci vedo non va bene tu la zone tam ci per da ciò da Durante il dato giudice stato che è stato giudice stato niente già sarebbe già ma da già già molto ci cose fa ma da no da già molto gente va andare che ci da che trovo non bene tu sono santi quindi c'è una già c'è non ci vanno già c'è già io ma ci quello con la posizione da sono ci tendo con la giudice la ci sono da so quando ne so già nada io non devo c'è da già io non ci va da ne si chiama ma da poi ci vanno a piacere ma sono ci vanno alla fine tu ci vai a già ci bamba ma io già ci show on this